नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस यूक्रेन जंग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, ज़ेलेंस्की के छुपे रुस्तम से मिलवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसने दुनिया में नई खलबली मचा दी है। ये खबर है एक नए युद्ध की जो जल्द चीन शुरू कर सकता है। चीन ने 500 किलो का बम फोड़कर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन का आखिर इरादा है क्या? इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक यूक्रेन की ओपन वॉर वाली है और दूसरी ताइवान के वॉर थिएटर की है। मीडिया रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि दुनिया को चीन के विस्तारवादी इरादों की वानगी ताइवान में जल्द ही दिखने वाली है। मतलब बैटल ऑफ कीव से 7,956 किलोमीटर दूर एक वॉर और ओपन होने वाला है। चीन कभी भी किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक कर सकता है। इसलिए ताइवान में लगातार जंग की रिहर्सल चल रही है। जंग ताइवान नहीं चाहता, चीन चाहता है। तो जब चीन चढ़ाई करे तो ताइवान के जवान मादरे वतन के लिए जान की बाजी कैसे लगाएं? ताइवान में इसकी तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति एयरबेस का मुआयना कर रही हैं। सेना जंगल में जंग का अभ्यास कर रही है। देश में आम जनता के बीच सेफ्टी वाली हैंडबुक बांटी जा रही है, जिसमें लिखा है कि जंग की सूरत में खुद की रक्षा कैसे करें। ताइवान उस खतरे से बिल्कुल सजग, सावधान और सचेत है कि चीन के खूनी खंजर जब भी चले, छोटे ही सही जवाब करारा दें। यूक्रेन पर रूस के हमले ने चीन की हसरतों को और हवा दे दी है। चीन की चाहत और परवान चढ़ गई है। कि जब रूस ने अपने से कमजोर यूक्रेन पर हमला किया तो किसने रोका? शी जिनपिंग के लिए पिक्चर अब क्लियर है कि ताइवान पर हमला करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पूरा यूरोप, अमेरिका रूस को नहीं रोक सकता। तमाशबीन बने रहे। शी जिनपिंग अब पुतिन की तरह ताइवान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसका सबूत है कि सिर्फ अप्रैल में ही अब तक 7 बार चीन के विमानों ने ताइवान में घुसकर रेकी की है। कई बार चीनी युद्धपोत ताइवान की जल सीमा में भी दाखिल हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेनयांग J-11 फाइटर जेट, शांक्सी Y-8 EW इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, CICWZ-10 हेलीकॉप्टर, रूस निर्मित Mi-17 कार्गो हेलीकॉप्टर, ताइवान के आकाश पर मंडराते नजर आए, जिसका सीधा सा मतलब है कि चीन जंग की प्लानिंग के फाइनल फेज में पहुंच चुका है। लिहाजा ताइवान किसी भी वक्त अपनी सुरक्षा में जरा सी भी ढील नहीं रखना चाहता। ताइवान के लोग हर पल चौकस हैं। चीन को ताइवान के लोग खूब समझते हैं। शी जिनपिंग के खतरनाक इरादों का उन्हें उदाहरण मिल चुका है। लिहाजा ताइवान के नागरिकों को जो वॉर सर्वाइवल हैंडबुक बांटी गई है, उसमें ये बताया गया है कि जब जंग हो तो क्या करें। यूक्रेन के लाखों नागरिकों की तरह उनका हाल भी बुरा ना हो, इसके लिए उन्हें सतर्क कर दिया गया है। हैंडबुक में नागरिकों के लिए डिटेल दी गई है कि जिसमें बॉम्ब शेल्टर की तलाश स्मार्टफोन से कैसे की जाए,
वॉर सायरन सुनने के बाद मिसाइल अटैक से बचने के लिए क्या करें, जंग के दौरान खाने पीने की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। हैंडबुक में इसकी भी जानकारी दी गई है कि युद्ध के दौरान उन्हें कैसे फर्स्ट एड किट तैयार रखनी है। चीन बार बार कह चुका है कि ताइवान उसका हिस्सा है और ताइवान चीन की संप्रभुता के भीतर आता है, बाहर नहीं। लिहाजा ताइवान पर चीन का आधिपत्य स्थापित करने के लिए अगर सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े तो वो जरूर करेगा। ये आलम तब है जब 70 सालों से चीन और ताइवान दो संप्रभु देश हैं। चीन की ताइवान के साथ सांस्कृतिक मेल भले हो, लेकिन ताइवान खुद के ऊपर चीन की बादशाहत कभी कबूल नहीं करेगा। ऐसी सूरत में युद्ध के अलावा विकल्प क्या बचता है? लेकिन क्या यह युद्ध भी यूक्रेन जैसा होगा, जहां ताइवान अकेला लड़ेगा? इसका जवाब फिलहाल हवा में है, क्योंकि ताइवान के साथ जंग के दौरान कौन खड़ा होगा ये समझना बहुत जरूरी है। ताइवान को बतौर आजाद मुल्क दुनिया के बहुत कम देशों ने मान्यता दी है। अमेरिका के भी आधिकारिक संबंध चीन से ही हैं। लेकिन चीन अगर ताइवान पर हमला कर देता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता। क्यों, ये समझना होगा। अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से ताइवान काफी अहम है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है। इसलिए पिछले महीने ही अमेरिकी अधिकारियों का एक दल ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा था। अमेरिका ताइवान को हथियार की सप्लाई करता है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागकर भले चैन की सांस ले पा रहा हो, चीन ऐसा नहीं कर पाएगा और फिर जो होगा वो थर्ड वर्ल्ड वॉर से जरा भी कम नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन में अमेरिका ने कमजोरी दिखाई है और इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश चीन जरूर करेगा। चीन अमेरिका को खुली धमकी भी दे चुका है कि अगर अमेरिका ताइवान की आजादी को बढ़ाने की कोशिश करता है तो हम उसे चेतावनी देना चाहेंगे कि इससे न केवल ताइवान की आजादी चाहने वालों का नुकसान होगा, अमेरिका को भी अपने जोखिम भरे कामों के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस कुछ घंटों के भीतर खेल खत्म कर सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के मुताबिक चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिला ले तो वहां 20.35 लाख सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान में केवल 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह चीन की ताकत के मामले में ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा हो। अगर थल सेना की बात करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम केवल 88,000। वहीं नौसेना में चीन के पास 2,60,000 कर्मचारी हैं तो ताइवान में केवल 40,000। चीन की वायुसेना में करीब 4 लाख लोग हैं, लेकिन ताइवान में केवल 35,000 कार्मिक हैं। कई जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच अगर आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। मतलब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने चीन को नहीं रोका तो ताइवान चीन का हुआ समझ गया। अब वो सवाल है कि आखिर ताइवान को चीन अपना क्यों मानता है, जबकि ताइवानी खुद को चीनी नहीं आजाद मानते हैं। इसका जवाब पाने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दोनों के बीच अलगाव दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिण पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए। तब से लेकर अब तक ताइवान के खिलाफ जंग की तलवार चमकाता रहा है। ठीक समझ रहे हैं आप, चीन यही चाहता है, ताइवान की कमाई पर कब्जा।
और इसी आर्थिक हित के लिए चीन साउथ चाइना सी पर भी कब्जा करना चाहता है। मतलब ताइवान तो सिर्फ झांकी है, साउथ चाइना सी पर कब्जा भी बाकी है। असल में साउथ चाइना सी विवाद बहुत उलझा हुआ है। इसे साधारण भाषा में समझें तो साउथ चाइना सी में करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं। ये इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है और चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से घिरा है। सभी देश इसके किसी न किसी हिस्से को अपना कहते हैं, लेकिन चीन साउथ चाइना सी को ही अपना मानता है। चीन का कहना है कि 2000 साल पहले चीनी नाविकों और मछुआरों ने इस इलाकों को सबसे पहले ढूंढा, इसे नाम दिया और यहाँ काम शुरू किया। इसके लिए चीन ने आधिकारिक तौर पर एक मानचित्र जारी किया जिसमें साउथ चाइना सी के 30 लाख वर्ग किलोमीटर के एक बड़े हिस्से और करीब सभी द्वीपों को अपना हिस्सा दिखाया। इस लकीर को 9 डैश लाइन कहा जाता है। चीन कहता है कि साउथ चाइना सी में मुल्कों की दिलचस्पी तब हुई जब वहां उसने तेल की खोज शुरू की। चीन ये भी दावा करता है कि 1970 के दशक से पहले किसी और ने चीन के दावे को चुनौती नहीं दी। तो अब क्यों? ताइवान भले ही यूक्रेन वॉर की तरह चीन को रोक नहीं सकता, लेकिन साउथ चाइना सी में चीन बहुत आसानी से कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया में होने वाले व्यापार का 80% आवाजाही समुद्री मार्ग से होती है और इस व्यापार का करीब 1/3 साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक इस रास्ते से सालाना करीब $3.37 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। मालवाहक जहाजों के साथ साथ अमेरिका के युद्धपोत भी इस इलाके से नियमित तौर पर गुजरते रहते हैं। चीन की आक्रामक नीति का जवाब इस वक्त दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश दे सकते हैं और इन गिने चुने देशों ने यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की को अकेला छोड़ इसका उदाहरण दिया है। ऐसे में लगता है कि चीन का रास्ता साफ है और अब उसे सिर्फ वाजिब वक्त का इंतजार है। चीन ताइवान पर कैसे हमला करेगा, इस पर बहुत सी बातें डिकोड की जा रही है, लेकिन यूक्रेन पर एक ऐसा खतरनाक हमला हुआ है जिसके लिए पुतिन को पूरी दुनिया के लिए विलन बताया जा रहा है। इल्जाम है कि पुतिन ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक करना शुरू कर दिया है। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो केमिकल अटैक को लेकर मचे बवाल पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या यूक्रेन में केमिकल युद्ध वॉर शुरू हो चुका है? क्या मारियापुल केमिकल अटैक का पहला टारगेट बना है? यूक्रेन के मारियापुल से रिपोर्ट बहुत डराने वाली आ रही है। मारियापुल में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। Начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная наша работа, не только в Мариуполе, но и всех других населенных пунктах, городах и селах. मारियापुल पर रमजान कादरीफ की वार्निंग के बाद वहां के मेयर का खौफ देखिए। मारियापुल के मेयर ने अब 10,000 और लोगों के मारे जाने का खतरा जाहिर किया है। रिपोर्ट्स हैं कि मारिउपोल में रूस ने केमिकल अटैक किया है। हालांकि रूस की सेना ने इन आरोपों से इनकार किया है। मारियापुल के मेयर का दावा है कि उनके शहर में मरने वालों की तादाद 20,000 के पार जा सकती है, लेकिन इस बीच केमिकल अटैक की खबरों को लेकर पूरी दुनिया में हल्ला मच गया है। Chemical attack has taken place in Ukraine. Been a chemical attack, at least we are here. Use agents, chemical agents.
मरियापुल में भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन की नाजी मिलिशिया के नाम से बदनाम अजोव बटालियन ने इल्जाम लगाया है कि रूस ने केमिकल हथियारों से हमला किया है। अजोव बटालियन इस वक्त मरियुपोल में मोर्चा संभाले हुए है। जंग की शुरुआत के पहले से ही ये फोर्स रूस के निशाने पर रही है। यूक्रेन की अजोव बटालियन, जिसे अजोव रेजिमेंट भी कहा जाता है, उसका आरोप है कि मरियापुल में एक ड्रोन के जरिए केमिकल हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद लोगों की हालत बिगड़ने लगी। उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और कई बेहोश हो गए। ऐसा रासायनिक हमलों के बाद ही होता है। केमिकल हमलों में क्लोरीन, मस्टर्ड और सरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चपेट में आने वाले लोग जल जाते हैं, उनका दम घुट जाता है। Вважаю, що це також повинно розглядатися як воєнний злочин російських військ. Вони свідомо зробили все, щоб вбити чи покалічити якомога більше наших людей, навіть тоді, коли були змушені відступати з нашої землі. Без відповідних наказів вони б цим не займали. जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन पर केमिकल अटैक पर दुनिया को खबरदार कर रहे थे, तब पुतिन की एक सीक्रेट मीटिंग बहुत चर्चा में थी। पूर्वी रूस की एक लोकेशन जहां रूस का वोस्तोकनी स्पेस सेंटर है, वहां पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान दुनिया भर के अखबार केमिकल अटैक पर खबर छाप रहे थे। Очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от нацизма, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. पश्चिमी देशों की कोई भी न्यूज वेबसाइट देख लीजिए, किसी भी अखबार का मेन पेज देख लीजिए, पहले पन्ने पर केमिकल अटैक का जिक्र किया गया है और इन सब के टारगेट पर हैं व्लादिमीर पुतिन। केमिकल अटैक की बात ठीक रूस के नए जनरल को कमान मिलने के बाद आई है। रूस के नए जनरल अलेक्जेंडर द्वारनिकोव को अब यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। यही वजह है कि यूक्रेन की जंग 1.5 महीने के अंदर केमिकल अटैक वाली स्टेज पर पहुंच चुकी है। पहले भी कई जंगों में, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो या फिर वियतनाम, केमिकल या जैविक हथियारों का इस्तेमाल कई देशों के खिलाफ हो चुका है। अब यूक्रेन युद्ध में इस हमले को चौथी स्टेज वाली वॉर कहा जा सकता है। पहली स्टेज कन्वेंशनल यानी पारंपरिक युद्ध की होती है, जिसमें जमीनी फौज एक दूसरे से लड़ती है। दूसरी स्टेज में हवाई हमले शुरू हो जाते हैं, एयरफोर्स के फाइटर जेट अटैक करते हैं। तीसरी स्टेज में मिसाइल से हमले होते हैं, बड़ी तबाही वाले आम हथियार इस्तेमाल होते हैं। आगे की स्टेज खतरनाक है। चौथी स्टेज में रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और 5वीं स्टेज में नौबत न्यूक्लियर हमले तक पहुंच सकती है, यानी सब कुछ खल्लास जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। यूक्रेन की बात मिसाइल हमलों से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर केमिकल अटैक की बात सही है तो यूक्रेन का युद्ध चौथी स्टेज पर पहुंच चुका है। लेकिन यूक्रेन की मदद करने वाले सबसे अहम देशों में से एक ब्रिटेन को अभी इस पर कुछ शक है। There are reports of the use of chemical weapons. We have not been able to verify those ourselves. And indeed, the Ukrainian system, as you've seen from President Zelensky, are only referring to the fact that there are reports. They themselves haven't yet been able to confirm to us that they have been used. यूक्रेन के डोनबास में रूस समर्थित मिलिशिया ने ऐसे किसी हमले से इनकार किया है जिसमें केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन नेटो देशों की मीडिया के अलावा बाकी दुनिया से भी अब इसे लेकर आवाज उठने लगी है। केमिकल अटैक का खतरा बहुत पहले से जताया जा रहा था। ब्रिटेन के अखबार मिरर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस तरह की बात रमजान कादरीफ ने भी की थी, जिनकी चेचन मिलिशिया के पास दक्षिण यूक्रेन और खासकर मरियापुल पर कब्जे की जिम्मेदारी है। Киев и все остальные города. У нас цель не забрать города, у нас цель уничтожить этих бандеровцев, нациков, которые
и шайтанов, так говорящих на чеченском, называющих себя... क्या रमजान कादरीफ ज़ेलेंस्की की अजोब रेजिमेंट के खिलाफ पुतिन की एसिड रेजिमेंट उतारने जा रहे हैं? Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше. इससे पहले रूस पर थर्मोबैरिक रॉकेट से भी हमले का आरोप लग चुका है, जिसमें टॉस-1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से हमला किया जाता है। थर्मोबैरिक रॉकेट जब फटता है तो आसपास के ऑक्सीजन को चूस लेता है और तब उस जगह इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि किसी भी इंसान का जिस्म पिघल जाए। केमिकल हथियार या जैविक हथियारों से हमला, यूक्रेन ने शुरुआत से ही इन हमलों को रेड लाइन करार दिया है। ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भी इसे बहुत ही गंभीर बात कही है, लेकिन अभी तक पश्चिमी देशों, अमेरिका हो या ब्रिटेन, इनकी रूस की आलोचना सिर्फ मीडिया में बयानबाजी तक ही सीमित है। अब बात यूक्रेन पर केमिकल अटैक की हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ड्रोन के जरिए केमिकल अटैक कर रहा है और इसके लिए उसने अपना मैन पोर्टेबल ड्रोन किलर सिस्टम भी सैनिकों को थमा दिया है। ये एक बड़ी राइफल की तरह होता है जिसमें से निकलने वाली तरंगों के जरिए इसकी रेंज में आने वाले किसी भी ड्रोन को काबू में किया जा सकता है। इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे एंटी ड्रोन एंटीना राइफल, जिसे ड्रोन किलर भी कहते हैं, वो रेडियो वेव से ड्रोन की दिशा में हमला करती है, जिससे ड्रोन जाम हो जाते हैं और उस पर पायलट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही हथियार नेटो देशों से यूक्रेन को भी सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि रूस के ड्रोन अटैक का खतरा कम किया जा सके। मरियुपोल, जहां कभी 4.5 लाख की आबादी रहती थी, उनमें से 3.5 लाख लोग अपना शहर छोड़कर जा चुके हैं। केमिकल अटैक के साये में मरियुपोल की जंग अब बेहद ही खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची है। मरियापुल में रूस और यूक्रेन के मिलिशिया के बीच गली मोहल्लों और सड़क चौराहों पर युद्ध जारी है। 18 साल का व्लादिस्लाव उस मिलिशिया का हिस्सा बन चुका है जो रूस ने यूक्रेन की फौज से लड़ने के लिए तैयार किया है। मारियापुल में करीब 6 हफ्तों से जंग चल रही है और अब इसमें रूस नई ताकत झोंकना चाहता है। Призвали, позвонили в техникум, сказали явиться в военкомат. То есть от военкомата не прятался, сам приехал, доброволец. Думал, будет лучше, думал быстрее. Проходит все медленно. Медленно. Украинцы уже подготовленные, бойцы уже. रूस की फौज लगातार मरियापुल के हर कोने को सैनिटाइज करके आगे बढ़ रही है। इसमें वक्त जरूर लग रहा है, एक-एक इमारत पर हमला हो रहा है, लेकिन रूस यहाँ कोई चांस नहीं लेना चाहता क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की फौज शहर वाला गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। नए जनरल के लिए अब टैक्टिकल लेवल पर दखल देना भी मजबूरी बन गया है और मुमकिन है कि जनरल ड्वार्निकोव छोटे-छोटे फ्रंट पर भी नए अफसरों को तैनात करें। मरियापुल का संकट इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। यहाँ आबादी के चारों तरफ मिसाइल हैं, बड़े-बड़े धमाके हैं और वो गोलियों की बौछार हैं जो यूक्रेन और रूस की फौज के बीच बरसाई जा रही हैं। हजारों लोग मरियापुल में मर चुके हैं, हजारों घायल हैं, लेकिन वो इतने किस्मत वाले नहीं। मरियापुल तो नहीं, लेकिन बाकी यूक्रेन में जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए नेटो मदद कर रहा है। यूक्रेन के युद्ध में जो आम लोग घायल हो रहे हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके अब जर्मनी लाया जा रहा है। ये जर्मनी की एयरफोर्स का एयरबस A310 विमान है जो एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन के 12 मरीजों को जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी उन्हें अब जर्मनी में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। लेकिन इस युद्ध से मानवीय संकट कितना बड़ा पैदा हुआ है उसका अंदाजा लगाइए। यूक्रेन से करीब 44 लाख शरणार्थी इस वक्त यूरोप में आसपास के मुल्कों में पहुंचे हुए हैं। पोलैंड में आधे से ज्यादा 25 लाख शरणार्थी पहुंचे हैं, स्लोवाकिया में 3 लाख, हंगरी में 4 लाख, रोमानिया में 6.25 लाख, मोल्दोवा में 4 लाख, बेलारूस में 20,000 लोग पहुंचे हैं, जबकि रूस में यूक्रेन के 4.25 लाख लोग आसरा लिए हुए हैं
जो डोनबास रीजन से ही भागकर वहां गए हैं। चेक गणराज्य में पहुंचे यूक्रेन के शरणार्थी कुछ नई तैयारी कर रहे हैं। यहां यूक्रेन के करीब 150 लोगों को राइफल और बाकी छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। Ну так я би хотіла навчитися, то нині є ж пані, не? Як я то навчусь. А буду видіти, як то. А як буду, можу вратитися на Україну, як будуть потребувати. Правильно? AK-47 हो या कोई और राइफल, उसे कैसे चलाना है, उसमें मैगजीन कैसे लोड की जानी है, कैसे सटीक निशाना लगाना है, यहाँ हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां रूस के हमले ना हो रहे हों। ये जंग खत्म भी हो जाएगी तो भी यहाँ के लोगों में हमेशा रूस के खिलाफ गुस्सा बरकरार रहेगा और इसके साथ दुनिया के इस इलाके में तनाव भी रहेगा। फिलहाल लगातार हमलों के बीच मारियापुल वो पहला शहर बन सकता है जो पूरी तरह रूस के कब्जे में कभी भी आ सकता है।